अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स। सैफुल्ला हियर अगेन। और आज की हमारी जो डेटा बाइंडिंग की वीडियो है, इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी एक्टिविटी का जो नॉर्मल लेआउट होता है उस लेआउट को कन्वर्ट करते हैं डेटा बाइंडिंग लेआउट के ऊपर, ताकि वो लेआउट डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी उस लेआउट को यूज़ करके जो भी हमारे डेटा सोर्स होंगे, जो कि बेसिकली व्यू मॉडल हमारे पास डेटा सोर्स होगा, उसको हम बाइंड करवा देंगे अपनी इस एक्टिविटी के साथ। और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पास एक जावा की जो मॉडल क्लास होती है, हमारी यूज़र क्लास, इसके एक ऑब्जेक्ट को भी हम किस तरीके से बाइंड करवा सकते हैं यूआई कंपोनेंट्स के साथ यूजिंग डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी। और इस वीडियो में जिस बाइंडिंग हम करेंगे वो हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग होगी। स्टैटिक बाइंडिंग से मुराद ये है कि जब हम एक दफ़ा डेटा सेट कर देंगे तो वो चेंज नहीं होगा, या जो भी डेटा हमने सेट किया बेशक वो हमने इसको लाइट से रीड करेंगे या खुद उसको हार्ड कोड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वैल्यू सेट करेंगे, वो हम जब उसको एक दफ़ा सेट कर देंगे तो वो जब एप्लीकेशन हमारी रन होगी तो वो डेटा चेंज नहीं होगा। तो ये स्टैटिक बाइंडिंग, और कुछ टाइम बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे डायनामिक बाइंडिंग के रन टाइम के ऊपर डेटा चेंज करना है और डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी के थ्रू कैसे वो चेंजेस अपडेट होंगे यूआई के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन, और हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को इनेबल किया था। तो डेटा बाइंडिंग इनेबल करने के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो 1.3 या इससे लेटेस्ट वेरिएंट चाहिए, और सिंपल ये वाला टैग आपने ऐड करना है इनसाइड द एंड्रॉइड टैग, तो डेटा बाइंडिंग इनेबल हो जाएगी। सेकंड चीज़ ये है कि हमने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ देखी थी कि डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी बेसिकली हमारे पास ये करती है कि जो भी हमारे पास डेटा सोर्स होता है उसको डायरेक्टली बाइंड करवा देते हैं हम अपने यूआई कंपोनेंट्स के साथ। और ना सिर्फ बाइंड करवाते हैं बल्कि उनको हम कपल कर देते हैं, ताकि अगर डेटा जो है वो डेटा सोर्स वो हमारे पास एक टेक्स्ट हो, एक स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है यूज़र क्लास का, कोई हमारे पास लाइव डेटा हो सकता है, किसी इंटरनेट से डेटा आ सकता है, एसक्यूएल डेटाबेस में से डेटा आ सकता है, कहीं से भी डेटा आ रहा है उसको हम डायरेक्टली बाइंड करवा देते हैं और कपल कर देते हैं अपने यूआई कंपोनेंट्स के साथ, ताकि जब जब भी डेटा सोर्स अपडेट होगा तो हमें खुद डेटा अपडेट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जिन जिन कंपोनेंट्स के साथ बाइंड होगा तो वो कंपोनेंट्स खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे। और मेन हमारे पास डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी का बेनिफिट हमारे पास इस तरीके से आता है कि हमें फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल मेथड कॉल नहीं करना पड़ता और सेट टेक्स्ट वगैरह कॉल नहीं करना पड़ता। ट्रेडिशनली नॉर्मली हम किस तरीके से एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर करते हैं कि हमारे पास पहले एक एक्टिविटी के अंदर लेआउट है, हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू की आईडी है, TV_first, TV_second। इन दोनों का मैंने मेन एक्टिविटी के अंदर रेफरेंस लिया हुआ है, टेक्स्ट व्यू के ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए हुए हैं और इन दोनों के ऊपर मैंने सेट टेक्स्ट कॉल किया हुआ और ये वैल्यू पास की हुई है। अगर मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप देखेंगे सिंपल ये वाला जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेट किया हुआ है ये मुझे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आउटपुट होकर नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज फर्स्ट टेक्स्ट व्यू, दिस इज सेकंड टेक्स्ट व्यू। लेकिन ये आपने देखा होगा कि हमारे पास जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट ग्रो करता जाता है तो हर जगह जब भी हमारे पास डेटा सोर्स होता है उसको हम लेके आते हैं अपनी एक्टिविटी के ऊपर, और यूआई के साथ उनका व्यू लेके हम खुद उनको न्यू डेटा को अपडेट करते हैं, टेक्स्ट को सेट करते हैं, शो करवाते हैं। टेक्स्ट ले लें, रेडियो बटन ले लें, चेक बॉक्स ले लें, कुछ भी आप ले लें यूआई कंपोनेंट्स, उनके साथ डेटा हम सेट करवाते हैं। तो नॉर्मली तो हम ये करते हैं कि हम जो डेटा होता है उसको सेट कर देते हैं यूआई कंपोनेंट के लिए, लेकिन डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को यूज करते हुए हम डेटा को सेट करने की बजाय जो कि हम यहाँ पे करें हम इसको कपल कर देते हैं या बाइंड करवा देते हैं। तो डेटा सेट करने से मुराद ये है कि जितना भी डेटा ये हमने सेट तो कर दिया है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ डेटा शो करवाएगा। डेटा अगर हमारे पास चेंज हो जाएगा या वो अपडेट होता है तो हमें खुद डेटा जितने भी यूआई कंपोनेंट्स होंगे उनके ऊपर डेटा दोबारा सेट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो हम डेटा को कपल कर देते हैं विद द यूआई कंपोनेंट्स। और कपलिंग से मुराद ये है या बाइंडिंग से मुराद ये है कि अगर डेटा सोर्स चेंज होगा तो हमें खुद डेटा को अपडेट या सेट नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। वो भी हम इंशाल्लाह एक दो वीडियोस के बाद देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप ये था कि जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट लेवल की जो ग्रेडल फाइल है, सॉरी ऐप मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल है, इसके अंदर आपने डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को इनेबल करना है। ये लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था। बाकी अगर आप डेटा बाइंडिंग का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैंने करना यह है कि जब भी हम डेटा बाइंडिंग को यूज़ करते हैं तो पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम नॉर्मल लेआउट को यूज़ नहीं कर सकते डेटा बाइंडिंग के साथ, बल्कि हमें अपने नॉर्मल लेआउट को कन्वर्ट करना पड़ता है खास तरह के लेआउट के अंदर, ताकि डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी उसको यूज़ करे। तो पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि वो सारे के सारे व्यूज़ या यूआई कंपोनेंट्स जिनको आप डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी के साथ इनेबल करना चाहते हैं या डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी के साथ उनको एसोसिएट करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, आप उनको रैप करते हैं एक न्यू टैग के अंदर जिसको हम कहते हैं लेआउट टैग। तो मैं यहाँ पे आपको उसके दो तरीके हैं हमारे पास लेआउट टैग क्रिएट करने के। तो पहला मेथड हमारे पास ये है कि हम आउटर मोस्ट जो भी हमारे पास हमारा कंटेनर होगा, व्यू ग्रुप होगा हमारे केस में कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसके ऊपर हम आएंगे और यहाँ पे जाएंगे इंटेंशन एक्शन के ऊपर, आल्ट या ऑप्शन और इंटर है हमारे पास। तो आपको पहला ऑप्शन नजर आ रहा है कन्वर्ट टू डेटा बाइंडिंग लेआउट। अगर आप इसके ऊपर इंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपने देखा हमारे पास कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे एक हमारे पास टैग आ चुका है लेआउट का, इसको देख लेते हैं। सारी की सारी नेम स्पेसेस इसके अंदर है।
क्योंकि अब ये रूट लेआउट है हमारे पास, रूट टैग है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास एक टैग है डेटा का, और जो हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट था ये आपने देखा ये चाइल्ड बन चुका है हमारे इस लेआउट का, जो लेआउट टैग हमने यहाँ पे भी क्रिएट किया है। तो एक तरीका आपके पास ये है, इसको मैं अनडू करता हूँ। दूसरा ये है कि ये सारे का सारा काम आप खुद यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू लेआउट टैग क्रिएट करें, ये मेरे पास हो गया, और जितना भी कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको यहाँ से रिमूव करें और सिंपल इसके अंदर पेस्ट कर दें, तो हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी दोबारा। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे डेटा टैग खुद क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके साथ ही जो आपने देखा यूआई दोबारा मुझे उसी तरीके से नज़र आ रही है। अब मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इतना काम करने के बाद दोबारा रन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, तो आपने देखा अब मुझे चेंजेस, मेरी एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मुझे वही आउटपुट मिल रही है जो पहले मिल रही थी। लेकिन अब अगर मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, और जो मेरे पास यहाँ पे जावा जनरेटेड का फोल्डर है इसके ऊपर हम जाएंगे, और जो हमारे पास पैकेजेस हैं अगर आप इनको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक क्लास नजर आ रही है, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग इम्पल, या इसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। तो ये क्लास बेसिकली डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी ने जनरेट किया हमारे लिए, और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगी जितना भी डेटा हम यूज़ करेंगे, डेटा बाइंड करना हमने अपने इस लेआउट के साथ, तो ये क्लास उसको करवाएगी। और ये उस वक्त जनरेट होती है जब हमारे पास लेआउट टैग आप अगर यूज़ करेंगे और डेटा टैग यूज़ नहीं करेंगे तो ये जनरेट नहीं होगी। जब भी आप लेआउट टैग के अंदर डेटा टैग को यूज़ करते हैं तो ये जनरेट होती है। अब लेआउट टैग बेसिकली कंपाइलर को ये बताता है कि ये जो लेआउट है इसके अंदर डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को यूज़ किया जाएगा। तो जो कंपाइलर होता है वो डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को इस लेआउट के लिए अनेबल करता है, और जो है वो ऑटोमेटिक क्लासेस जनरेट करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि जो क्लास का नेम है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेटेड क्लास है, ये जनरेटेड क्लास है, तो इसका नेम इस तरीके से आता है। जो हमारे पास लेआउट का नेम होता है, लेआउट फाइल का नेम होता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कैमल केस के अंदर। लाइक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन था तो एक्टिविटी लिया गया, कैमल केस के अंदर मेन लिया गया, और बाइंडिंग एट दी एंड अपेंड कर दिया जाता है, या सफिक्स के तौर के ऊपर ऐड कर दिया जाता है। अगर आप अगेन इस क्लास के ऊपर जाएंगे तो ये एक्सटेंड करती है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग को। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट आउट करिए हमारे इस लेआउट के ऊपर। तो आप इस क्लास का जो नेम है वो चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल डेटा टैग के अंदर आप क्लास के टैग के अंदर नेम पास करेंगे। तो मैं एक्टिविटी मेन बाइंडिंग के बजाय मैं यहाँ पे कह दूंगा मेन एक्टिविटी बाइंडिंग, और प्रोजेक्ट को हम दोबारा यहाँ पे बिल्ड करते हैं तो ये क्लास हमारे पास जो जनरेट होगी उसका नेम चेंज हो चुका होगा। इसके अलावा आप नॉर्मली जो भी आप अपने कंपोनेंट्स के अंदर चेंज करेंगे, यूआई एलिमेंट्स को चेंज करेंगे यूजिंग डेटा बाइंडिंग, तो ऑटोमेटिकली डेटा बाइंडिंग जो है वो जनरेटेड क्लास को अपडेट करेगी। लेकिन अगर सम हो किसी वजह से वो अपडेट ना करे तो मेक श्योर कर लें यहाँ बिल्ड और रीबिल्ड प्रोजेक्ट को करें, तो आपकी न्यू जो चेंजेस होंगे वो उनके बेस के ऊपर बाइंडिंग क्लास जनरेट हो जाएगी। अब जो मेरे पास क्लास आई है मेन एक्टिविटी बाइंडिंग है, इसके अंदर भी सेम वही काम हो रहा है, लेकिन अब जो यहाँ पे क्लास है वो भी मेन एक्टिविटी बाइंडिंग है। अब बात कर लेते हैं लेआउट टैग की। आपको समझ आ गई कि ये कंपाइलर को बताता है कि इस लेआउट के अंदर डेटा बाइंडिंग यूज होगी। नेक्स्ट हमारे पास टैग आ जाता है डेटा का। अब डेटा टैग के अंदर बेसिकली हम डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं, वो वाले डेटा सोर्स जिसको हमने इस लेआउट के अंदर यूज करना होता है। और मैं यहाँ पे डेटा टैग है जो इसको क्लोज कर देता हूँ, और इसके अंदर अब मैंने एक न्यू टैग क्रिएट करना है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो जस्ट लाइक जिस तरीके से हम प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा के अंदर, कॉटलन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी जो वेरिएबल है उसको दो चीजें आपने पास करनी है। पहले नंबर पे आपने नेम पास करना है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे कह दूंगा text1, और सेकंड नंबर पे आपने इसको टाइप पास करनी है। तो टाइप के लिए मैं राइट नो पहली दफा आपको प्रिमिटिव यूज करेंगे हम, उसके बाद इस वीडियो में व्यू मॉडल को भी यूज करेंगे। प्रिमिटिव हो गया string1। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे अगेन कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे पास जो होगा वो text2 होगा, और अगेन मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। अब मैं आता हूँ जो टेक्स्ट व्यू फर्स्ट है इसके ऊपर, जो रेडी टू लर्न है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, और अब मैं यहाँ पे जो चीज यूज करूंगा इसको हम कहते हैं बाइंडिंग एक्सप्रेशन। बाइंडिंग एक्सप्रेशन बेसिकली ये करता है कि ये जो डेटा बाइंडिंग के वेरिएबल्स होते हैं इनको बेसिकली हम यूज करते हैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट व्यू के ऊपर, इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं। तो इसका तरीका कार ये है, @साइन आएगा हमारे पास, करली ब्रेसेस आएंगी, पैरेंथेसिस आएंगे, और इसके अंदर आप यूज कर लेंगे, आपने टाइप किया टेक्स्ट, तो आपने देखा text2 और text1, ये बेसिकली ये वाले वेरिएबल्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। तो मैं पहले जो टेक्स्ट व्यू के लिए इसको यूज कर लूंगा, और सेकंड टेक्स्ट व्यू के लिए अगेन मैं @साइन आएगा, पैरेंथेसिस आएंगी, और मैं यूज कर लूंगा text2 को। तो हमारे पास ये सेट होंगे। लेकिन आपने देखा यूआई के ऊपर मुझे टेक्स्ट व्यू बिल्कुल इनविजिबल हो गए हैं, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको उसकी पोजीशन तो नजर आएगी, लेकिन चूंकि अभी राइट नो हमने text1 या text2 को कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो अगर आप कोई प्लेस होल्डर यूज करना चाहते हैं, प्लेस होल्डर होता है कि आप सिर्फ जो आपका डिजाइनर है इसके अंदर आप डिजाइनिंग के दौरान कोई देखना चाहते हैं टेक्स्ट, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, कामा टाइप करें और यहाँ पे आप टाइप करेंगे डिफॉल्ट इक्वल्स, और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू टाइप कर दें, लाइक प्लेस होल्डर। तो आपने देखा वो वैल्यू जो हमने यहाँ पे टाइप किया वो शो हो रही है। सेम चीज आप कर सकते हैं text2 के लिए भी।
तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लेस के बाद यहाँ पे स्पेस दे दूंगा तो ये मेरे पास यूज़ नहीं होगी, सिर्फ प्लेस यूज़ होगी। इसका तरीकाकार ये है, या तो अगर आपने यहाँ पे वो वाला टेक्स्ट यूज़ करना है जिसके दरमियान वाइट स्पेसिस हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बैक कोट को इस तरीके से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये मेरे पास प्लेस होल्डर यूज़ होगा। सेकंड ये कि आप यहाँ पे जो है वो डबल कोटेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप जो आउटर मोस्ट टेक्स्ट पैरामीटर है इसकी वैल्यू के लिए आप सिंगल कोटेशन को यूज़ करें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसको मैं रिमूव करता हूँ तो ये हमारे पास यूज़ हो जाएगा। तो मैं इसको अंडो करता हूँ, मैं आउटर मोस्ट के लिए डबल कोटेशन को ही यूज़ करूँगा। और जो इनर मोस्ट है इसका एक तरीका आपके पास लास्ट ये है कि आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आप एन टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे कोड, यहाँ पे टर्मिनेटर आएगा। तो आपने देखा वो हमारे पास शो होना शुरू हो गया। और सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप करेंगे कोड टर्मिनेटर, लेकिन इस तरीके से वो भी हमारे टेक्स्ट के अंदर शो होंगे। तो अब सिंपली मैं जो बैक कोट है उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे भी मैं जो बैक कोट है उसको यूज़ कर लूँगा। प्लेस होल्डर टेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसके लिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो ये मेरे पास होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो इसको 1 और इसको 2 कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो प्लेस होल्डर है। ये सिर्फ उस वक्त नज़र आएगा जब हमारे पास जो है वो, जब तक टेक्स्ट 1 की वैल्यू हमने सेट नहीं की। अब हमारे पास क्या हो गया, लेआउट हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। हमने लेआउट का टैग क्रिएट किया ताकि हम कंपाइलर को ये बताएं कि इस लेआउट के लिए मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन लेआउट के लिए आप जो है वो आप डेटा बाइंडिंग की क्लास जनरेट करो। नेक्स्ट हमने डेटा के टैग के अंदर वो वाले वेरिएबल्स या वो डेटा सोर्सेज क्रिएट करने हैं जिन डेटा सोर्सेज को हमने यहाँ पे यूज़ करना है अपने लेआउट के अंदर। फिर हमने वेरिएबल टैग के अंदर नेम और टाइप को यूज़ करते हुए वेरिएबल क्रिएट किया और जो नेम है उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे उसको सेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये लेआउट के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ और ये वाला जितना भी कोड है इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो अब अगर मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप देखेंगे जो वैल्यूज टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के अगेंस्ट हमें नजर आनी चाहिए, हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर नजर आ रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को हमने अभी तक कोई भी वैल्यू असाइन ही नहीं की। तो अभी वो देख लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर और ये वाला जितना भी कोड है अब इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे। इस लाइन को भी मैं रिमूव करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मेन एक्टिविटी, तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है मेन एक्टिविटी बाइंडिंग। मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, मैं इसको कह दूंगा सिंपल बाइंडिंग और इसका रेफरेंस लेने के लिए मैं यूज़ करूँगा मेन एक्टिविटी बाइंडिंग डॉट, और मेरे पास यहाँ पे मेथड है बाइंड का और इन्फ्लेट का। तो वैसे तो हमारे पास हेल्पर क्लास भी है, इन्फ्लेट को हम उस वक्त यूज़ करते हैं अगर हम अडाप्टर के लिए या फ्रैगमेंट्स वगैरह या लिस्ट व्यू अडाप्टर के लिए या रिसाइकल व्यू अडाप्टर के लिए डेटा बाइंडिंग को यूज़ करते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह कुछ वीडियोस के बाद करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सारा प्रोसेस बताना चाहता हूँ। बिहाइंड द सीन ये हो रहा होता है, हम इन्फ्लेट को कॉल करते हैं और इसको लेआउट इन्फ्लेटर पास करते हैं डॉट फ्रॉम और दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा। अब ये वाला जो बाइंडिंग ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास मेन एक्टिविटी बाइंडिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बाइंडिंग डॉट एक मेथड होता है। एक तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं, इनके ऊपर बाद में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है गेट रूट का और ये हमें व्यू रिटर्न करता है। और यहाँ पे हम फिर कॉल करेंगे सेट कंटेंट व्यू, जो हमने ऊपर यहाँ पे कॉल किया हुआ है इसको नीचे ले आएंगे। और यहाँ पे जो अगर आप इसकी पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको नजर आएगा हम व्यू भी पास कर सकते हैं। तो सिंपल जो हमने यहाँ पे बाइंडिंग डॉट गेट रूट है वो पास कर देंगे। लाइन रिमूव करता हूँ। तो हमारे पास जो बेसिकली लेआउट रूट लेआउट है, जो अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको वो नज़र भी आएगा रूट लेआउट, जो कि बेसिकली हमारे पास ये वाला रूट लेआउट है, लेआउट ने क्रिएट किया ये वाला। ये सारे का सारा जावा के अंदर कन्वर्ट होकर यहाँ पे हमारे पास सेट हो जाएगा। लेकिन ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन का प्रोसेस बिहाइंड द सीन यही हो रहा होता है, लेकिन हम खुद एक्सप्लिसिटली इसको उस वक्त यूज़ करते हैं जब बेसिकली हम जो है वो रिसाइकलर व्यू के ऊपर, रिसाइकलर व्यू अडाप्टर के ऊपर या लिस्ट व्यू अडाप्टर के लिए, या हम मेनली फ्रैगमेंट्स के ऊपर डेटा बाइंडिंग को यूज़ करते हैं। जब हम एक्टिविटी के ऊपर डेटा बाइंडिंग को यूज़ करते हैं तो उस केस में हमारे पास एक हेल्पर क्लास होती है, हम उसको यूज़ करते हैं। मैं ये वाला कोड रिमूव करूंगा। जो ऑब्जेक्ट हम बाइंडिंग क्रिएट कर रहे हैं उसकी टाइप मेन एक्टिविटी बाइंडिंग ही रहेगी। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं डेटा बाइंडिंग यूटिल की, हमारे पास एक क्लास है, पैकेज आप देख सकते हैं एंड्रॉयड डॉट डेटा बाइंडिंग। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है सेट कंटेंट व्यू, ये हम यहाँ पे कॉल करते हैं। इसको हमने 2 पैरामीटर पास करने हैं। पहले नंबर पे एक्टिविटी तो दिस पास कर दूंगा और सेकंड नंबर पे लेआउट तो आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। तो अब हमें जो गेट रूट व्यू वगैरह था वो कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाला सेट कंटेंट व्यू का मेथड है, ये बेसिकली हमारे उस लेआउट को सेट करेगा और हमें टेक्स्ट व्यू जो है वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे मेन एक्टिविटी बाइंडिंग टाइप का। अब मैं आता हूँ अगर बाइंडिंग के मेथड के ऊपर, इसके ऊपर डॉट कॉल करता हूँ, तो आपने देखा गेट रूट तो हम पहले भी देख रहे थे, हमें यहाँ पे एक मेथड नजर आ रहा है सेट टेक्स्ट टू, फिर आईडी नजर आ रही है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है गेट टेक्स्ट 1 गेट टेक्स्ट 2, अगेन सेट टेक्स्ट 1 भी आपको नजर आ रहा है।
अब ये क्या चीज़ें हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सेट टेक्स्ट 1 के ऊपर और यहाँ पे क्या देता हूँ, दिस इज टेक्स्ट 1, कोई भी वैल्यू हमने यहाँ पे देनी है, स्ट्रिंग बेसिकली पास करनी है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं अगेन इस क्लास के ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं अगेन जाऊँगा प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर और जावा जनरेटेड के अंदर, और जो मेरे पास यहाँ पे बाइंडिंग की ये जनरेटेड क्लास है इसके अंदर। तो अब मेरे पास नीचे में अगर आता हूँ तो आपने देखा मेरे पास बेसिकली दो यहाँ पे सेटर मेथड्स क्रिएट हो चुके हुए हैं, सेट टेक्स्ट 2, सेट टेक्स्ट 1। वो दोनों बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहे हैं मुझसे और उसको बेसिकली सेट कर रहे हैं एक टेक्स्ट व्यू के ऊपर। ये बेसिकली जो सेटर मेथड्स हैं जो जनरेट हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ अ वेरिएबल जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। मैंने यहाँ पे यूज किया था टेक्स्ट 1। तो जस्ट लाइक जिस तरीके से ऑटोमेटिकली डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी ने हमारे लेआउट फाइल की नेम के बेस के ऊपर जो ये वाली क्लास है वो जनरेट की थी, अभी तो चूंकि हमने यहाँ पे क्लास के टैग के अंदर इसको यूज क्रिएट कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया नेम को, इसलिए वो उसको यूज कर रही है। सेम तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ अवर वेरिएबल, जो हमने वेरिएबल का नेम यहाँ पे दिया था उस नेम को यूज करते हुए डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी ने ये वाले सेटर मेथड जब क्रिएट किए हैं, सेट टेक्स्ट 1। और सेम में नीचे अगर आप यूज करेंगे बाइंडिंग डॉट सेट टेक्स्ट 2 और इसको आप क्या देते हैं, दिस इज टेक्स्ट 2, तो वो हमारे पास शो होगा। और ये किस तरीके से गेन इसने कॉल किए हैं, लास्ट टाइम तो उसने जो बाइंडिंग है वो एट द एंड अपेंड किया था, यहाँ पे उसने प्रीफिक्स कर दिया जितने भी वेरिएबल्स के नेम थे उनको सेट के साथ, और उसके बाद वेरिएबल नेम को उसने अगेन कैमल केस के अंदर कन्वर्ट किया। कैमल केस ये होता है कि पहला जो जितने भी वर्ड होंगे उसका पहला जो हमारे पास यहाँ पे लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो सेट के बाद टी कैपिटल और 1 है, फिर टेक्स्ट 2 के लिए भी अगेन सेट और टी कैपिटल और 2 है। अगर आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि इन्हीं नेम्स को वो यूज कर रही है तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, सेकेंड टेक्स्ट। तो आप अगर अगेन जाएंगे आप मेन एक्टिविटी के ऊपर तो आपने देखा ऑटोमेटिकली डेटा बाइंडिंग ने अपडेट कर दिया हमारी क्लास, तो ये मुझे नज़र नहीं मेथड मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो ये हमारे पास अनडिफाइंड है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हमारे पास है सेट सेकंड टेक्स्ट और यहाँ पे मैं सेकंड टेक्स्ट को पास कर दूंगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये टी कैपिटल क्यों नहीं है, तो अब ये तो डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को नहीं पता कि सेकंड अलग और टेक्स्ट अलग वर्ड है, इसके लिए आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। अब अगेन अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो मुझे ये भी नहीं मिलेगा। अगर मैं इसकी जगह यूज़ करता हूँ तो अब आपने देखा वो कैपिटल हो चुका है सेट सेकंड टेक्स्ट, तो हमारे पास जो डेटा वो सेट हो चुका हुआ है। अब आपने देखा हमने 9 टेक्स्ट व्यू के ऊपर फाइंड व्यू आईडी कॉल किया और 9 डेटा सेट किया। हम सिंपल बाइंडिंग के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर डेटा सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ, मेरे पास कोई एरर है यहाँ पे, अगर आप इसको ओपन करेंगे लेआउट के ऊपर कोई ना कोई एरर है, तो सॉरी मैंने यहाँ पे अपडेट किया है सेकंड अंडरस्कोर टेक्स्ट, तो मुझे यहाँ पे भी वो अपडेट करना पड़ेगा। मैं नेम को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ एप्लीकेशन को तो आपने देखा दिस इज टेक्स्ट 1, दिस इज टेक्स्ट 2 जो हमने मेन एक्टिविटी के ऊपर सेट किया था, तो वो हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। अब हम कर क्या रहे हैं, हमने सिंपली लेआउट के ऊपर 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, उनकी वैल्यू हमने मेन एक्टिविटी से सेट की है, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास शो होना शुरू हो गई है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ वीडियोस के बाद जैसे ही हमारे पास डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होगा डेटा सोर्स, तो वो ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज़ को अपडेट कर देगी डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी। अब हमने ना ही जितने भी दोनों टेक्स्ट व्यू इनके लिए फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल किया, ना ही सेट टेक्स्ट कॉल किया। तो ये हमारे पास मेन डेटा बाइंडिंग है। इसकी पावर आपको मे भी अभी ना समझ आए, लेकिन जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास होते हैं, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है, आपने देखा होगा हर जगह के ऊपर फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल करना, सेट टेक्स्ट कॉल करना, उसके बजाय डायरेक्टली डेटा सोर्स को हम बाइंड करवा देते हैं। तो जितना भी जनरेटेड कोड था वो भी मैंने आपको बता दिया। अगेन अगर आप इस क्लास के ऊपर जाते हैं, जनरेटेड क्लास के ऊपर जाते हैं, तो आपको यहाँ पे वो सारे का सारा जनरेटेड क्लास कोड मिल जाता है। अब आपने देखा हमारे पास सेट टेक्स्ट 1 है और सेकंड जो टेक्स्ट व्यू था उसके लिए सेकंड टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मेथड सेटर मेथड क्रिएट हो चुका हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने व्यू मॉडल को सेट करना है और हमारे पास जो कस्टम अपोजो मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट है इसको यूज़ करते हैं। तो ये तो बेसिकली मैंने इसलिए आपको बताया कि ये आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, समझ आए कि ये किस तरीके से हमारे पास काम होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये सपोज कर लें यहाँ पे जो इंटीजर है, अगर मैं यहाँ टाइप स्ट्रिंग है इसको मैं यहाँ पे अगर इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अब अगर मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो मुझे क्रैश एरर मिलेगा। क्यों? तो आपने देखा डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी ने कंपाइल टाइम के ऊपर ही मुझे बता दिया कि ये जो वेरिएबल की टाइप है ये इंटीजर है और स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं सेट की जा सकती। क्यों? क्योंकि एक्चुअल हमारे पास ये है कि जो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे मैं स्ट्रिंग इंटीजर सेट कर रहा हूँ, हालांकि ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रिंग मुझसे लेती है।
तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे आते हैं बाइंडिंग एक्सप्रेशन के ऊपर, तो हम यूज़ कर लेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। हमारे पास एक मेथड होता है जो कि जावा का मेथड है, और इसको आप अगर ये वैल्यू पास कर देंगे इस तरीके से, तो जो भी वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे स्ट्रिंग पास करना इंटीजर पास करना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ तो यहाँ से फॉर एग्जांपल दोबारा अगर आप रन करेंगे तो आपने देखा वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मैं इसको अंडू करता हूँ, और ये जो बेसिकली हमने बाइंडिंग एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ किया है, ये बहुत पावरफुल, इसको यूज़ करते हैं बहुत कम्प्लेक्स और पावरफुल हम यहाँ पे लेआउट एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो जो बनाऊंगा, और इसकी टाइप अगेन स्ट्रिंग के ऊपर चेंज कर लेता हूँ। और अब मैंने क्या करना है कि मैंने व्यू मॉडल क्रिएट करना अपनी मेन एक्टिविटी के लिए, तो वो ऑलरेडी मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको बताया हुआ है। मेरी एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की MVVM की जो प्ले लिस्ट है, नोट टेकिंग एप्लीकेशन की प्ले लिस्ट है, दोनों के अंदर बताया हुआ है। टॉप राइट के ऊपर आपको इन्फो कार्ड के अंदर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आपको देख लें। तो पहले नंबर पे ये है, अगर मैं जाता हूँ build.gradle फाइल के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली चूंकि मैंने व्यू मॉडल को यूज़ करना, उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इस पेज के ऊपर आऊँगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली लाइन है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा डिपेंडेंसी की लाइन को, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये व्यू मॉडल और लाइव डेटा दोनों को ये जो है वो यूज़ करती है। अगर आप सिर्फ व्यू मॉडल को यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि इस प्रोजेक्ट में आगे जाके लाइव डेटा को यूज़ करना है, तो मैं इसलिए इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। और वेरिएंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.1.0 लेटेस्ट वेरिएंट है। तो मैं यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट करूँगा, और जो ये वेरिएंट वाली लाइन को पार्ट है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा विद 2.1.0। मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिंक करूँगा, तो मेरे पास व्यू मॉडल और लाइव डेटा ऐड हो जाएंगे। जैसे ही मेरे पास ये डिपेंडेंसी ऐड होगी, इसको क्लोज करूँगा, तो मैं जाऊँगा अपने जावा के पैकेज के अंदर। मेक श्योर कर लें ये जावा जनरेटेड ना हो, और यहाँ पे एक न्यू पैकेज क्रिएट करूँगा, और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा व्यू मॉडल्स। व्यू मॉडल्स के अंदर एक न्यू क्लास होगी, और इसको मैं कह दूँगा मेन व्यू मॉडल, और इसकी सुपर क्लास मेरे पास होगी एंड्रॉयड व्यू मॉडल। आप सिंपल जो व्यू मॉडल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड व्यू मॉडल हम उस वक्त यूज़ करते हैं अगर हम कॉन्टेक्स्ट को पास करना चाहते हैं। तो मैं नॉर्मली इसको यूज़ करता हूँ एंड्रॉयड व्यू मॉडल को, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं गिट के अंदर भी ऐड कर देता हूँ। तो हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है, तो वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब मैं जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा यूज़र टाइप का, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा प्राइवेट यूज़र यूज़र, और यूज़र क्लास इंपोर्ट कर लेता हूँ। यूज़र क्लास मैंने पीछे भी आपको बताया सिंपली स्टैंडर्ड पोजो क्लास है, प्लेन और जावा ऑब्जेक्ट है, मॉडल क्लास है, प्राइवेट स्ट्रिंग है, फर्स्ट नेम और एज है, और हमारे पास गेटर सेटर्स हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो उसको यूज़ कर लूँगा, और इसके लिए मैं राइट नो। अब यहाँ पे आपका जो डेटा है वो आपकी रिपोजिटरी क्लास होगी MVVM पैटर्न को अगर आप यूज़ करते हैं। उसके लिए आप अगेन मेरी नोट टेकिंग एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैंने डिटेल में यहाँ पे A to Z आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। MVVM आर्किटेक्चर प्लस एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स, रूम फॉर SQLite, व्यू मॉडल, रिपोजिटरी, और जो जिस तरीके से लाइव डेटा वगैरह को हम यूज़ करते हैं। तो अब रिपोजिटरी आपकी यहाँ पे जो भी आपका डेटा होगा, राइट ना मेरा यूज़र तो मैंने खुद यहाँ पे क्रिएट करना है। ये SQLite से आ सकता है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई सैम्पल डेटा वहाँ से आ सकता है, आपकी यूजिंग रेट्रोफिट या कुछ भी यूज़ करते हुए आप इंटरनेट से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी डेटा डाउनलोड करें, डजेंट मैटर। व्यू मॉडल डेटा प्रोवाइड करता है मेन एक्टिविटी को। तो मैं यहाँ पे M यूज़र को इंस्टेंशिएट करवा लूँगा, न्यू यूज़र, और नेम के लिए यूज़ कर लूँगा अली, और एज के लिए मैं यूज़ कर लूँगा सपोज करें 35। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पब्लिक मेथड डिफाइन करना है, पब्लिक, और ये यूज़र रिटर्न करेगा। इसको मैं कह दूँगा गेट यूज़र, तो सिंपल रिटर्न कर दूँगा दिस डॉट M यूज़र। तो अब इस मेथड को यूज़ करते हुए हम डेटा सेट करेंगे अपने लेआउट के ऊपर। अब जहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया, जाएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे मैं एक प्राइवेट फील्ड ले लूँगा मेन व्यू मॉडल टाइप की, इसको मैं कह दूँगा M व्यू मॉडल, और इसको मैं यहाँ पे जैसे सर्ट कंटेंट व्यू कॉल कर रहा हूँ, इसके बाद बाइंडिंग करवाने से पहले मैं इसको इंस्टेंशिएट करवाऊँगा व्यू मॉडल, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स डॉट ऑफ दिस, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा गेट मेन व्यू मॉडल डॉट क्लास। तो हमारे पास व्यू मॉडल आ गया। अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे हम व्यू मॉडल के ऊपर डॉट, हमारा आपने देखा गेट यूज़र हमें रिटर्न करता है यूज़र। तो व्यू मॉडल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और डेटा भी व्यू मॉडल से हमारे पास हमारी एक्टिविटी के अंदर आ रहा है। तो जाएंगे लेआउट के ऊपर, और यहाँ पे जो एक वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में रहने दूंगा, ताकि आप लोग, बल्कि दोनों को रहने देता हूँ ताकि आप लोग कोड गिट के ऊपर आप देख लें रेफरेंस के लिए, कंपैरिजन के लिए। यहाँ पे न्यू वेरिएबल क्रिएट करूँगा, जो नेम इसका होगा उसको मैं कह दूँगा सिंपली यूज़र, और जो इसकी टाइप होगी वो होगी यूज़र टाइप, और ये पैकेज नेम आप देख लें, मेरी एप्लीकेशन का पैकेज नेम है, पूरा पैकेज नेम आ गया कॉम डॉट मेरा पैकेज नेम है, और मॉडल डॉट यूज़र हमारे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, अगर मैं टेक्स्ट फर्स्ट के ऊपर आता हूँ, तो टेक्स्ट 1 की बजाय मैं टाइप करता हूँ यूज़र डॉट,
और मेरे पास यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम। तो आपने देखा फर्स्ट नेम मेरे पास आ चुका है और इसके पब्लिक मेथड्स भी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन मैं इस फील्ड को यूज़ करूँगा फर्स्ट नेम को। और जो सेकंड टेक्स्ट है इसकी बजाय मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज़र डॉट एज। लेकिन जो कि अब एज इंटीजर है तो मुझे इसको रैप करना पड़ेगा इनसाइड स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ के अंदर, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे मेरे पास एज आ जाएगी। तो अब आपके पास एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे जो यूज़र का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ आप इस तरीके से करें, और मेन एक्टिविटी के ऊपर अब हमारे पास सेट टेक्स्ट 1 और 2 की बजाय आप सिंपली ये करें सेट। आपने देखा हमारे पास एक मेथड आ चुका हुआ है सेट यूज़र। अगेन ये ऑटोमेटिकली डेटा बाइंडिंग ने जनरेट किया डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ दिस वेरिएबल। और अगेन अगर आपके पास ऑटोमेटिक, आपने देखा जैसे मैंने वेरिएबल यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे वो चेंजेस मुझे मिल गए। अगर आपके डेटा बाइंडिंग की ऑटो जनरेटेड क्लास अपडेट ना हो तो मेक श्योर कर लें आप बिल्ड और रीबिल्ड कर लें। अगर कोई एरर आए तो एक दफ़ा क्लीन करके प्रोजेक्ट को फिर रीबिल्ड करें। और यहाँ पे मैं सिंपल कॉल कर सकता हूँ mViewModel डॉट गेट यूज़र, तो वो यूज़र मुझे मिल जाएगा। अगर मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आपने देखा अली और 35 उसकी एज मुझे मिल रही है। एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे सिंपल व्यू मॉडल को सेट करना चाहते हैं, डेटा को डायरेक्टली सेट नहीं करना चाहते, तो उसका तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ पे जो टाइप क्रिएट कर रहे हैं ये हमारे पास होगी मेन व्यू मॉडल टाइप, और यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास क्लास टाइप होगी मेन व्यू मॉडल। और यहाँ पे यूज़र डॉट फर्स्ट नेम की बजाय आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा मेन व्यू मॉडल डॉट हम यहाँ पे टाइप करेंगे यूज़र, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट नेम। अब मे भी आप ये चीज़ सोच रहे हो कि पहले नंबर पे तो ये चीज़ है कि व्यू मॉडल के अंदर जो यूज़र टाइप का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और यहाँ पे जो मेन यूज़र है वो प्राइवेट है और उसका नेम एम यूज़र है। दूसरे नंबर पे ये है कि जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमने फर्स्ट नेम को एक्सेस किया यूज़र के अंदर, फर्स्ट नेम इटसेल्फ यूज़र के अंदर प्राइवेट है, तो हम यहाँ पे कैसे उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आप कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे यूज़र के ऊपर तो आपने देखा ये बेसिकली रेफर कर रहा है जो गेट यूज़र का मेथड है उसको। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट स्टूडियो आपको इस कोड के ऊपर, इस मेथड के ऊपर ले जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये, अगर आप फर्स्ट नेम के ऊपर कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली जो गेटर मेथड होते हैं उनको रेफर कर रहा है गेट फर्स्ट नेम को, तो ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे ये यूज़ कर लेगा। तो यह चीज़ है कि अगर सपोज करें मैं यहाँ पे अब जो यूज़र है इस यहाँ कह रहे हैं कि मेन व्यू मॉडल है, यहाँ पे गेट यूज़र की बजाय एम यूज़र कर देता हूँ, तो अब मैं अगर जाऊँगा यहाँ पे लेआउट के ऊपर और यहाँ पे जो व्यू मॉडल डॉट यूज़र के ऊपर कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये जो चेंज है अंडरलाइन जो मेरे पास मेथड कॉल हो रहा था वो हमारे पास चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं गेट एम यूज़र। तो ऑटोमेटिकली अगर आप इसके ऊपर कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप इसके ऊपर चले जाएंगे। तो ये डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी नेमिंग जो कन्वेंशन है ये खुद क्रिएट करती है, जनरेट करती है। अब सेम है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे जो है वो चेंज कर देता हूँ व्यू मॉडल के अंदर एम यूज़र को सिंपल यूज़र के ऊपर। और अब आपने देखा कंट्रोल या कमांड क्लिक करूँगा तो एम यूज़र मुझे नहीं मिलेगा। एम को रिमूव करता हूँ तो अब मेरे पास जो मेथड है वो मुझे मिलेगा। तो मैं ये वाला जो कोड है ये यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे यूज़र डॉट एज की बजाय मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एम व्यू मॉडल डॉट गेट यूज़र डॉट एज, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने बेसिकली डायरेक्टली बजाय इसके कि यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, हमने व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया और उसके ऊपर यूज़र को लेके उसका फर्स्ट नेम और जो एज है वो सेट किया। और जस्ट लाइक यहाँ पे जो हमने गेट यूज़र किया हुआ है आप यहाँ पे गेट फर्स्ट नेम भी कर सकते हैं। अगर आप कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो अगेन आप उसी गेटर मेथड के ऊपर जा रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम को यूज़ कर लेता हूँ। तो अब जाएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर, और जो कि अब हमने यहाँ पे यूज़र जो वेरिएबल है वो रिमूव कर दिया हुआ है, तो मुझे एरर मिल रहा है कि सेट यूज़र टाइप का कोई मेथड नहीं है, बल्कि अब यहाँ पे मैं कॉल करूँगा सेट मेन व्यू मॉडल और सिंपल एम व्यू मॉडल पास कर दूंगा। तो अब अगर दोबारा हम रन करेंगे तो 100% वही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा, अली और एज 35। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास ये था, हम डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी को इनेबल करते हैं। वो तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दिस बिट ऑफ कोड हम करते हैं तो डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी इनेबल हो जाती है। सेकंड स्टेप होता है कि हम अपने लेआउट को कन्वर्ट करते हैं डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी के लिए। एक स्पेशल टाइप का लेआउट होता है जिसको हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग लेआउट। उसके ऊपर फिर हमने देखा हम डेटा के टैग के अंदर डिफरेंट डेटा सोर्सेज या वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और उन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं अपने यूआई कंपोनेंट्स के ऊपर। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमने इन जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए इनको वैल्यूज़ असाइन करनी होती हैं। तो जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल्स होती हैं जावा फाइल्स डिपेंडिंग अपॉन और लेआउट, जो डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी हमारे लिए जो है वो जनरेट करती है, उन क्लासेस को यूज़ करते हुए हम बेसिकली डेटा बाइंड करवाते हैं। और एक स्टेप इंपॉर्टेंट है कि हम डेटा बाइंडिंग को जब यूज़ करते हैं तो हम नॉर्मल सेट कंटेंट व्यू
जो है उसके ऊपर लेआउट सेट नहीं करते। या तो हम बेसिकली मेन एक्टिविटी बाइंडिंग, जो भी हमारी बाइंडिंग क्लास होती है, लेआउट डिपेंडिंग अपॉन और लेआउट नेम जनरेट होता है। यहाँ कस्टम आप नेम यहाँ पे क्लास के अंदर दे सकते हैं जो मैंने दिया हुआ है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप, डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट सेट कंटेंट व्यू करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी और लेआउट पास करते हैं। यहाँ फिर जो आपकी क्लास डिपेंडिंग अपॉन योर लेआउट जो क्लास बाइंडिंग क्लास जनरेट हुई है उसके ऊपर आप इन्फ्लेट कॉल करते हैं, इन्फ्लेटर पास करते हैं जो पीछे मैंने आपको बताया, और उसके ऊपर गेट रूट को कॉल करते हैं और सेट कंटेंट को वो पास करते हैं। तो वो हम उसका यूज़ करते हैं जब हम फ्रैगमेंट्स या रिसाइकलर व्यू वगैरह के ऊपर बाइंडिंग करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद सिंपल हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे वो जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए होते हैं, लाइक टेक्स्ट 1, सेकंड टेक्स्ट या मेन व्यू मॉडल, उनको यहाँ पे हम जो है वो सेट कर देते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जनरेटेड कोड कौन सा, क्लासेस कौन सी हैं, किस तरीके से वो चेंज होती हैं, किस तरीके से जनरेटेड क्लास का नेम डिफाइन होता है या सेटर्स डिफाइन होते हैं डेटा सोर्सेज के लिए या वेरिएबल्स के लिए। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। ये हमारे पास थी स्टैटिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग इस तरीके से कि जितना भी हमारे पास यहाँ पे कोड है, सिंपल या डेटा है, वो स्टैटिकली हमने यहाँ पे चेंज किया। या अगर आप ये कह सकते हैं कि बेशक हम उसको रीड कर रहे हैं लेकिन वो रन टाइम के ऊपर चेंज नहीं हो रहा। अगर हमारा डेटा रन टाइम के ऊपर चेंज होगा तो वो डायनामिक बाइंडिंग होगी, स्टैटिक बाइंडिंग नहीं होगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप डेटा को रीड भी करें टेक्स्ट व्यू से या कुछ इस तरह की करना चाहते हैं, या सम हो किसी भी वजह से आपको टेक्स्ट व्यू है जो आपके उनका रेफरेंस चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे करेंगे बाइंडिंग डॉट। तो आपने देखा मेरे पास एक तो सेटर मेथड्स हैं, दूसरे नंबर में मेरे पास यहाँ पे आईडीज भी हैं, टीवी फर्स्ट, टीवी सेकंड, या मेरे पास यहाँ पे है कि गेट मेन व्यू मॉडल, मैं वो वैल्यू रीड भी कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए सेकंड टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट 1। या अगर मैं करता हूँ टीवी फर्स्ट, तो ये बेसिकली टेक्स्ट व्यू है और इसके ऊपर मैं जाता हूँ तो मैं यहाँ पे सेट टेक्स्ट को कॉल कर सकता हूँ, गेट टेक्स्ट को कॉल कर सकता हूँ, या नॉर्मल जितने भी टेक्स्ट व्यूज होते हैं उनको अगर टेक्स्ट व्यू का मैंने रेफरेंस लेना है तो वो मैं ले सकता हूँ। और अगर मैं इसके ऊपर भी जाऊँगा तो ये बेसिकली मेरे पास टीवी फर्स्ट जो है, ये बेसिकली मेरे पास ये वाला जो है वो आईडी है। अब टीवी मेरे पास इसी तरीके से रहा है और जो फर्स्ट है वो कन्वर्ट हो चुका है कैमल केस के अंदर अंडरस्कोर के बजाय, तो ये भी मेरे पास डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी ने ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज किया, नेमिंग कन्वेंशन जनरेट किया ये फील्ड। तो ये है कि अगर आपको टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगर लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ टीवी फर्स्ट, तो वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और टीवी फर्स्ट डॉट अगर आप सेट टेक्स्ट या कुछ भी करेंगे तो वो अपडेट कर देगी टेक्स्ट व्यू, जो फर्स्ट टेक्स्ट व्यू होगा उसको। तो ये आई होप सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। स्टैटिक बाइंडिंग हम किस तरीके से करते हैं यूजिंग डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी, और व्यू मॉडल को किस तरीके से डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी के थ्रू ऐड करवाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से अगर हम अपने मेन एक्टिविटी के लेआउट के अंदर कोई सेकेंडरी लेआउट इंक्लूड करते हैं, जो कि बहुत कॉमनली हम करते हैं अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर, तो उस केस में किस तरीके से ये वाले जो बाइंडिंग वेरिएबल्स हैं जी हम पास कर सकते हैं उस इंक्लूडेड लेआउट को। चूँकि हम काफ़ी दफ़ा जो प्री डिफाइंड हमारे पास बेसिक टेम्पलेट होती है उसको यूज़ करते हैं, या मेनली हम जो है वो लेआउट्स को इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए मैं जो इस वीडियो को सेपरेट रख रहा हूँ ताकि आपको उसकी डिटेल में समझ आ जाए। तो किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। और वीडियो हेल्पफुल थी तो लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट अपडेट को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।